Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. In our class, we are discussing about the literary history, which is your 5th unit of first paper. First paper की जो 5th unit है उसमें आपके दो क्वेश्चन हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। एक तो है लिटरेरी टर्म्स और जो सेकंड है वो है लिटरेरी हिस्ट्री। तो पहले हम लिटरेरी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने विक्टोरियन एज को जो है डिस्कस किया था। आज हम मॉडर्न पोइट्री जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न पोइट्री, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है, मॉडर्न का मीन्स होता है आधुनिक, मतलब नयापन या करंट में जो भी चल रहा हो उसको बोलते हैं ना, मॉडर्न बोलते हैं। तो मॉडर्न पोइट्री मतलब कि वैसे तो हर पोइट्री जो है वो अपने आप में अपने टाइम में या कंटेम्प्रेरी टाइम में वो क्या हो जाएगी, मॉडर्न ही होगी। लेकिन जो 1890 टू लेकर 1950 तक जो पोइट्री थी उसमें कुछ नयापन था, और वो आज भी जो है वो भी नयापन जो है वो बरकरार है उसमें। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या है, मॉडर्न पोइट्री के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न जो एज है वो हम जो लास्ट डिकेड थे, लास्ट जो दशक थे 19th सेंचुरी के और जो स्टार्टिंग थी 20th सेंचुरी की, उनके बीच के जो साल थे, कुछ दशक थे, जैसे 40 या 50 साल के लम्हे हम मान सकते हैं। तो उन सालों को मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न एज क्या थी, मिक्सचर था, मतलब मिक्सर था एक ओल्ड और न्यू दोनों का, क्योंकि उसमें 19th और 20th सेंचुरी दोनों के ही हमें जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। जो पोइट्स थे वो थे, मतलब 19th सेंचुरी की जो रिफ्लेक्शन था वो भी हमें इनकी पोइट्री में देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ जो मॉडर्निज्म, मतलब अब आप जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में ये ख़त्म हुआ था। तो उसका इफेक्ट भी जो है हमें इनकी पोइट्री में देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1945 में जो ख़त्म हुआ था, उसका भी इफेक्ट जो है हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 1890 को लेकर 1945 मतलब 50 तक हमने जो है इसका टाइम पीरियड माना है। तो उसमें क्या है, सेकेंड वॉर खत्म होने तक भी ये पोइट्री जो थी वो नयापन लिए हुए थी। तो इसीलिए हम इसको नाम जानते हैं मॉडर्न पोइट्री के नाम से। तो आज की क्लास में जो हम मॉडर्न पोइट्री को ही डिस्कस करने वाले हैं। द मॉडर्न एज हैज इनहेरिटेड द पॉलिटिकल एंड सोशल लेजेंसी ऑफ 19th सेंचुरी। अगर हम बात करें इसके टाइम की, तो हमें पता है कि 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, पॉलिटिकल और जो सोशल चेंजेस हो रहे थे पॉलिटिकल और सोशल। जैसे पॉलिटिकल में तो हमने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सोशल उनके वार मतलब कि युद्ध, जो विश्व युद्ध थे उनका जो प्रभाव पड़ रहा था सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पोइट्री में हमें देखने को मिल जाता है। इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्विन की डेमोक्रेसी एंड रिफॉर्म। ये क्या है, एक प्रीडिसेसर था, मतलब कि एक आगंतुक था कि आगे जो है वो लेकर आ रहा था। किसको लेकर आ रहा था, डेमोक्रेसी को, रिफॉर्म को। रिफॉर्म मतलब कि एक नए पद को, और डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतांत्रिकता की जो भावनाएं थी वो इस पोइट्री में क्या है, बढ़ चढ़कर वो क्या है इफेक्ट डालने लगी थी। द 20th century is hardly anything more than the mere extension of the Rousseau principles. At the beginning of the present century, Britain has undoubtedly the mightiest world power with the far-flung empire. अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, तो ये इन दोनों के अलावा, डेमोक्रेसी और रिफॉर्म के अलावा, उसमें मतलब ये नयापन लिए हुई थी और जो लोकतांत्रिक विचार थे वो लिए हुए थे। तो जब ये 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रहा था, जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट होने को थी, हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड थे और स्टार्टिंग के जो डिकेड थे 20th सेंचुरी के 1920 30 तक, जो ब्रिटेन था वो एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। हमने देखा था उसके बाद बहुत ही सारा एम्पायर था, क्योंकि उसने क्या है, भारत को भी अपने कब्जे में ले रखा था, भारत के साथ साथ जो उसके आसपास के जो एरिया थे उनको भी अपने अंडर में कर रखा था। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक माइटिएस्ट एम्पायर था, वो स्थापित उसने कर लिया था। बट एज अ रिजल्ट ऑफ टू वर्ल्ड वॉर, स्पेशली आफ्टर द सेकंड, द एम्पायर इज नो मोर। लेकिन दो वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट था, दो वर्ल्ड वॉर मेनली जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें 1945 के बाद 1947 तक जो इंडिया था वो क्या हो गया था, फ्री हो गया था फ्रॉम द
ब्रिटिश एम्पायर, हम जानते हैं ना ब्रिटिश रूल के बाद 1947 में हमारा जो भारत था वो आज़ाद हो गया था ब्रिटिश रूल से। तो वो उसका रिजल्ट जो है 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके रिजल्ट के थ्रू अगर हम बात करें तो ब्रिटिश जो रूल था, ब्रिटिश जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो क्या हो गया था, नहीं रहा था, ना के बराबर रहा था, वो क्या है हिस्सों में बट गया था। सुप्रीमेसी हैज बीन पास द यूएसए एंड रसिया। यहाँ पर जो सुपरमेसी थी मतलब जो पावर थी वो कहाँ चली गई, रसिया और अमेरिका के पास चली गई। मतलब जो ताकत थी वो किसके पास चली गई थी, रसिया, रूस और अमेरिका के पास चली गई थी। ब्रिटेन अपनी जो ताकत थी वो खो चुका था। ब्रिटेन हैज रिड्यूस सेकंड क्लास पावर। अब जो ब्रिटेन था वो क्या है अपनी रिड्यूस कर चुका था, अपनी जो पावर थी उसको क्या सेकंड क्लास बना चुका था, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया की डेथ के बाद जनवरी 1901 में हम जानते हैं कि विक्टोरियन की जो है डेथ हो गई थी, क्वीन विक्टोरिया की। इज द रीजन ऑफ 64 ईयर मार्क द एंड ऑफ द इपोच, द विक्टोरियन इपोच। अब ये जैसे ही विक्टोरिया जो खत्म हुई, विक्टोरिया का क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है जनवरी 1901 में, उसके साथ ही जो विक्टोरियन एज है उसका खत्म हो जाता है। 64 ईयर्स की जो एक हम कहते हैं एक लंबा जो टाइम था, लाइन पीरियड था, वो क्या है खत्म हो जाता है। शी वाज सक्सेस्ड बाय हर सन एडवर्ड सेकंड। अब इसके बाद वो किसके द्वारा किया जाता है, एडवर्ड सेकंड के द्वारा जो है वो शासन किया जाता है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पाता जितना कि जो विक्टोरियन जो है वो थी। तो विक्टोरियन एज जैसे ही खत्म हुई उसके साथ साथ जो नयापन था, जो डेमोक्रेसी थी, वो क्या है 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देने लग जाती है। तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें मॉडर्निज्म को ही करेंगे। इससे पहले कि हम मॉडर्निज्म को स्टार्ट करें आप इसका सुन लें, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू अवर क्लास। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं, मॉडर्न पोइट्री रेफर्स टू द पोइट्री रिटन मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न पोइट्री है वो किसे माना जाता है, तो ये पोइट्री को ऐसी पोइट्री जो रिटन की गई थी, लिखी गई थी, कहाँ पर लिखी गई थी, यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो पोइट्री लिखी गई थी उसको हम मॉडर्न पोइट्री के नाम से जानते हैं। बिटवीन 1890 टू 1950, 1890 से लेकर 1950 के टाइम पीरियड जो था उसमें ट्रेडिशनल ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, इसमें जो क्या है ट्रेडिशन चल गया था मॉडर्निस्ट लिटरेचर का, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न पोइट्री के नाम से जानते हैं। और ये कौन से रीजन में, मतलब कि कौन से एरिया में थी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका में जो है पोइट्री वो राइट की गई थी। Modernism was a literary movement broadly covering the period of the last decade of 19th century to beginning of the Second World War। कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो मॉडर्निज्म था, जो आधुनिकता थी, आधुनिक एज थी, was a literary movement। ये क्या था, एक साहित्यिक मूवमेंट था जो किसको कवर कर रहा था, टाइम पीरियड को कवर कर रहा था। कौन से टाइम पीरियड को, 19th सेंचुरी के जो लास्ट के डिकेड थे, जो लास्ट दशक थे, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट दशक क्या है, 19th सेंचुरी चल रही है यहाँ पर, उसका लास्ट दशक मतलब कि 1890 से लेकर द बिगनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। और बिगनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें पता है कि 1940 जो है 1940 के बाद जो है वो बिगनिंग मानी जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर की। सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो बिगनिंग है वो कब मानी जाती है, 1940 के बाद 1945 में जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो उसकी बिगनिंग का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करती है हमारी मॉडर्न पोइट्री। 20th सेंचुरी पोइट्री इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, जो 20th सेंचुरी की जो पोइट्री थी, 20वीं शताब्दी की जो पोइट्री थी जिसे हम मॉडर्न पोइट्री के नाम से जानते हैं, ये एक मिक्सचर थी। किसकी मिक्सचर थी, ट्रेडिशनल रिवाजों की और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि प्रयोगात्मक कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस था लोगों का, जो रियल एक्सपीरियंस था, ना कि कल्पना होकर जो रियल एक्सपीरियंस था उसका जो मिक्सचर है वो हमें इस
पोएट्री में देखने के लिए मिल जाता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। ये एक मिक्सचर था किसका, ओल्ड का और न्यू का। ओल्ड का और न्यू का जैसे कि मैंने बताया कि 19th सेंचुरी की जो पोइट थे वो 20th सेंचुरी के जो न्यू पोइट थे, जो यंगर पोइट थे, उनका दोनों का जो मिक्सचर है वो हमें इस पोइट्री, इस एज के दौरान हमें देखने के लिए मिल जाता है। द मॉडर्न पोइट्री इज द पोइट्री ऑफ रिवोल्ट। अगर हम बात करें इस मॉडर्न पोइट्री की तो ये क्या है, रिवोल्ट की। रिवोल्ट का मीन्स होता है विद्रोह। तो इसे हम कौन सा मतलब विद्रोह की जो पोइट्री है वो माना जा सकते हैं। इट रिजल्ट लार्जली फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ साइंस। अब इसके ऊपर रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट था, जो नयापन था वो किसका रिजल्ट था, साइंस का रिजल्ट था। क्योंकि 20th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी के जो लास्ट के डिकेड थे उसमें जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की, मतलब की गेन की थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट कर रहा था, डेवलप हो रही थी जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है। तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, मॉडर्न पोइट्री में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं द पोइट टर्न्स अवे फ्रॉम द ओल्डर रोमांटिक ट्रेडिशन। जो पोइट्स थे वो क्या कर रहे थे, जो कवि थे वो टर्न्स अवे मतलब मोड़ ले रहे थे, दूर जा रहे थे किससे, ओल्डर जो प्राकृतिक जो प्रेम वाला जो ट्रेडिशनल चल रहा था, जो रिवाज चल रहे थे, उनसे जो पोइट है वो अलग जा रहे थे। द न्यू पोइट्री इज रियलिस्टिक। जो नई जो पोइट्री थी, नई जो कविताएं थी वो क्या थी, यथार्थवादी थी। रियलिस्टिक मतलब कि यथार्थवादी, यथार्थ जो है उसमें क्या है, सच्चाई लिए हुए वो थी। द पोइट्स कंसनाइज ऑफ रियलिटीज ऑफ लाइफ हैज शैटर्ड इट ऑल इल्यूजन्स। जो पोइट के जो कंसाइंसनेस थे, मतलब जो चेतना थी, जो दिमाग की जो सोच थी उनके, वो क्या हो रही थी, रियलिटीज मतलब कि सच्चाई जो थी, लाइफ की जो रियलिटीज थी उनसे वो क्या है, शैटर्ड हो रही थी, अलग हो रही थी। और इल्यूजन्स, जो इल्यूजन्स थे वो क्या हो रहे थे, शैटर्ड हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। उनके मतलब जो भ्रम था वो खत्म होकर वो क्या है, सच्चाई की तरफ, जो जीवन का सच है उसकी तरफ वो क्या हो रहे थे, अग्रसर हो रहे थे, वो क्या है, बढ़ रहे थे। मॉडर्न एज वाज कंटेन एंड कॉम्प्लिकेटेड फेज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हम बात करें मॉडर्न एज के बारे में तो मॉडर्न एज है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है हलचल पैदा करने वाली जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो ऐसा पार्ट है कि बहुत ही ज़्यादा जो हलचल हमें देखने के लिए इसमें मिल जाती है। द 20th century is called the age of interrogation and anxiety because the scientific discoveries and changing social, political, economic conditions have shaken faith, the authority of church religion। जो 20th सेंचुरी है उसको क्या है, एज बोला जाता है। इंटेरोगेशन मतलब कि एक प्रश्नवाचक और एंजाइटी मतलब बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासाओं का जो है वो एज से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम के दौरान ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज मतलब कि जो वैज्ञानिक जो डिस्कवरी थी, वैज्ञानिक खोज थी, वो क्या है अपनी कहते हैं ना एक बहुत ही हाई लेवल तक जो है वो डिस्कवरीज हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा जो है नए नए आविष्कार हो चुके थे। उन आविष्कारों के कारण और उन्हीं परिवर्तनों के कारण, चेंजेस के कारण क्या हो रहा था, सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कंडीशंस जो थी, हालात थे, वो क्या है शेक कर रहे थे, वो मतलब कि फेक कर रहे थे, शेक फेक उनका जो विश्वास था, किसके विश्वास, अथॉरिटी ऑफ चर्च, चर्च की जो अथॉरिटी थी, चर्च का जो मतलब प्रभाव था वो क्या है कम होने लग गया था। जो कि लोग हैं वो क्या है साइंस में ज़्यादा प्रभाव देने लग गए थे। जैसा कि आपने देखा होगा जो चर्च था वो क्या है उस टाइम के दौरान एक पत्र मतलब कि एक लेटर जो है उसने रिकॉग्नाइज किया था। उस लेटर के ड्यूरिंग मतलब क्या होता था, लेटर के पैसे देने पड़ते थे और उस लेटर का मीनिंग होता है कि आपको क्या है स्वर्ग में जो है हेवन में क्या है वो आपकी सीट बुक हो जाएगी। तो जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब विज्ञान ने जो साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया तो लोगों की सोच में आने लगा कि मतलब जो ये लेटर है तो किसी भी काम का नहीं है। तो जो चर्च की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आने लग गई थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना जो चर्च था वो दो भागों में बन गया था, एक कैथोलिक रोमन होने लग गए थे, एक जो चर्च को मानने वाले थे वो रोमन होने लग गए थे। मतलब जो क्रिश्चियनिटी है वो क्या है
जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। तो वो मॉडर्न जो है पोइट्री के अंदर हम क्या है उसका आराम से प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। आप लें का सिलेक्शन, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, मतलब कि इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि किस प्रकार की जो मॉडर्न पोइट्री है वो उसे पॉइंट टू पॉइंट हम राइट करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पोइट्री के टेंडेंसीज के बारे में। टेंडेंसी मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी कि मॉडर्न पोइट्री में हमें क्या क्या जो है नयापन देखने के लिए मिला था। सबसे पहले है पोइट्री ऑफ रिवोल्ट, कि इसे हम पोइट्री ऑफ रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या था इसमें विद्रोह का जो है, रिवोल्ट का मीन्स होता है विद्रोह, तो इसे हम विद्रोह के काव्य के नाम से भी जो है विद्रोह के काव्य के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के ड्यूरिंग क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होने को थे, और इसमें जो विद्रोह की भावनाएं थी, मतलब कि चर्च के विरुद्ध, या हम कह सकते हैं जो पुराने इल्यूजन्स थे, जो भ्रम थे, उनके विरुद्ध जो लोग हैं उनके अंदर क्या था, जो रिवोल्ट की जो फीलिंग्स है वो आनी स्टार्ट हो गई थी। द मॉडर्न एज हैज द प्रूव्ड इनमिकल द विक्टोरियन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न पोएट्री पोएट्री ऑफ रिवोल्ट, कि इसमें क्या है मॉडर्न पोएट्री के अंदर जो विक्टोरियन पोएट्री के जो भी खामियां थी उनको दूर किया जा रहा था, बट इट डज नॉट मीन ऑल द मॉडर्न पोएट्स हैव रिएक्ट अगेंस्ट द ओल्ड ट्रेडिशन इन द पोएट्री। लेकिन ऐसा मानना गलत होगा कि सारे के सारे जो पोएट थे वो पुराने ट्रेडिशन को गलत मानते थे, नहीं। तो कुछ, क्योंकि हमने देखा ये मिक्सर ही था नए और पुराने का, तो हम कह सकते हैं कि कुछ तो जो पोएट थे वो पुराने को भी सही मान रहे थे, और कुछ जो पोएट है वो पुराने जो ट्रेडिशन था उनको गलत मान रहे थे। सर विलियम वॉटसन एंड सर हेनरी न्यूपोर्ट आर ट्रेडिशनल इन वर्ड्स। अगर हम बात करें विलियम वॉटसन की और सर हेनरी की, तो ये क्या थे, न्यू ट्रेडिशन को जो है वो फॉलो कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? सर विलियम वॉटसन, सर विलियम वॉटसन, ठीक है, सर विलियम वॉटसन है, और है सर हेनरी न्यू, सर हेनरी न्यू। जो सर हेनरी न्यू, ये दोनों क्या है, फॉलो कर रहे थे न्यू ट्रेडिशनल जो था उसे, ट्रेडिशनल जो था पोएट्री का उसे फॉलो कर रहे थे। देयर आर अदर पोएट्स हु व्हाइल dissatisfied with the spirit of the Victorians have yet shown the greatest respect for tradition, the form and diction। लेकिन कुछ ऐसे भी पोएट थे जो क्या है विक्टोरियन जो एज के ड्यूरिंग जो डिक्शन था, मतलब कि जो साहित्य था, लिटरेचर था, उसको क्या है वो कर रहे थे, डिससेटिस्फाइड थे, उससे क्या है असंतुष्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, इसका विक्टोरियन एज को क्या है चेंज करने का सोचा, वो नए ट्रेडिशन में विश्वास रखने वाले थे। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं क्विस्ट ऑफ नोवेलिटी। क्विस्ट ऑफ नोवेलिटी मतलब नवीनता की तलाश, नवीनता की तलाश। अब ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें कुछ ना कुछ हर कोई जो पोएट था वो नवीन नई नई चीजों के बारे में जो है वो तलाश करने में जुटा हुआ था, क्योंकि हमने देखा जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर रही थी। द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट इन द मॉडर्न पोएट्री हैज बीन मैनिफेस्टेड इन द मैनी वेज एंड मैनी डायरेक्शन। जो रिवोल्ट था वो कई डायरेक्शन में जा रहा था, कई वेज में रास्ते जो है वो अपने नए नए ढूंढ रहा था। द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट इज द रिजल्ट ऑफ वेरी नेचुरल डिजायर फॉर नोवेल्टी आफ्टर 2 years ऑफ मोनोटोनस पोएट्री। अब जो आत्मा थी, मतलब कि जो रिवोल्ट विद्रोह की जो भावना थी वो क्या है नएपन को मतलब कि ढूंढने के लिए कर रही थी। अब विद्रोह होगा तो क्या है वो अपने आप ही नई जो चीजें हैं उनका जन्म अपने आप ही होना, हमें पता है कि वो नेचुरल सी बात है कि जहाँ पर रिवोल्ट होगा, जहाँ पर विद्रोह होगा, वहाँ पर नवीनता जो नोवेलिटी है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एज ऑफ इंटेरोगेशन। द एज ऑफ इंटेरोगेशन मतलब कि पूछताछ का युग, कि जो भी है उसका कारण बताओ, पूछताछ का युग। मॉडर्न पोएट्री में क्या था, लोगों के अंदर जो है वो क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो गए थे कि पुराना जो भी चीज है उसका हमें कारण पता होना चाहिए। पुरानी जो ट्रेडिशन है, पुराने जो रीति रिवाज है, उनके जो कारण है वो पूछे जाने लगे थे। तो हम इससे किसका ट्रेडिशन युग मान सकते हैं? द एज ऑफ इंटेरोगेशन। एज ऑफ इंटेरोगेशन जो था राइटली बीइंग कॉल्ड द एज
डीप क्वेश्चन, जो लाइफ के बारे में जो लोग विचार थे उसके ऊपर लोगों के मन में अंदर क्या है वो क्वेश्चन उठने लग गए थे। इस एज के दौरान मॉडर्निटी हम जानते हैं कि आधुनिक जो चीजें जब हमारे माइंड में आती हैं तो पुरानी चीजों के प्रति हमारे क्या है क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे किसका युग मान सकते हैं, द एज ऑफ इंटरोगेशन, पूछताछ का युग हम इसे मान सकते हैं। इसके बाद है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म मतलब कि जो देशभक्ति थी, जो देशभक्ति थी वो भी बढ़ चढ़कर क्या है लोगों के मन में जो है वो मतलब घर करने लग गई थी, अपना जो है वो जो इफेक्ट है वो डालने लग गई थी। द पोएट्री ऑफ पैट्रियटिज्म, द लव ऑफ होमलैंड, अपने घर मतलब कि अपना जो होमलैंड है, अपना घर की जो हम कहते हैं ना लैंड, मतलब अपना देश जो है वो सबको प्यारा होने लग गया था। सबको अपने होमलैंड की जो क्वालिटी है, जो इम्पोर्टेंस है वो उन्हें फील होने लगी। द सी एंड द डिफेंडर्स आर रिसीव्ड द स्प्लेंडेड एडिशन टू द फील्ड ऑफ मॉडर्न पोएट्री। इसमें जो क्या थे, जो सी और डिफेंडर थे वो क्या है स्प्लेंडेड एडिशन, कुछ अलग जो है वो अपना ऐड करने लग गए थे। ग्रेट वॉर इंस्पायर्ड पोएट लाइक रॉबर्ट ब्रूक इज राइट सम इंटेंसिव पैट्रियटिक पोएम। हमने देखा आपके सिलेबस में एक पोएम रीड की थी द सोल्जर, उसमें क्या है वो अपने होमलैंड के प्रति जो अपना लव है पैट्रियटिज्म है वो हमें शो करता है। हमने रीड की थी द सोल्जर कंपोज बाय रॉबर्ट ब्रूक, जिसमें क्या है रॉबर्ट ब्रूक ने इंग्लैंड के प्रति जो अपना प्यार है उसे शो किया था। वो कहता है कि जहाँ पर भी मैं मरूँ वहाँ पर इंग्लैंड होना चाहिए, वो मिट्टी इंग्लैंड बन जाएगी, जहाँ पर मैं खेलना हूँ मुझे डेवलपमेंट मेरा जो है वो परवरिश हुई है, मेरा लालन पालन पोषण जो भी है वो मेरा इंग्लैंड में हुआ है, तो मैं क्या हूँ मतलब इंग्लैंड ही हूँ, जहाँ पर मैं फिनिश होऊंगा, जहाँ पर अगर मैं वर्ल्ड में वापस नहीं आता हूँ तो भी मैं वहाँ पर क्या है इंग्लैंड की मिट्टी, क्योंकि मेरी बॉडी है वो क्या है इंग्लैंड की मिट्टी से बनी है। तो इस तरीके की जो पोइट्री है, जो देशभक्ति की जो भावना है वो हमें इस टाइम के दौरान जो पोइट्री है उसमें देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद हमने की साउथ कंट्री है, तो इस तरीके से क्या है फेमस पोएम्स होती थी जो इंस्पायर्ड द लव ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड। जो इंग्लिश कंट्री साइड मतलब इंग्लैंड की जो कंट्री थी, उनके खुद का जो देश था उससे जो प्यार दिखाने की जो पोएम्स है वो हमें इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मतलब कि मानवतावाद। ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद, लोगों को क्या है अपने मानवतावाद जो है वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द मॉडर्न पोएट्री। ये क्या है ह्यूमनिज्म हम बात करें तो ये क्या है एक बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग फीचर है इस पोएट्री का। मैनी मॉडर्न पोएट्स exhibit a passion for humanity and a deep sympathy with all classes of man। अब यहाँ पर जो है वो जो डिफरेंस था मैन के अंदर कि जो लो कैटेगरी जो हाई कैटेगरी के बीच का जो डिफरेंस था उन्हें लोग क्या है खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे। उनके अंदर क्या है दोनों मतलब डीप जो फीलिंग्स थी वो आने लग गई थी, चाहे वो लोअर क्लासेस के मैन हो चाहे वो हायर क्लासेस के मैन हो। इसके बाद हम बात करते हैं द रेंज ऑफ पोएटिक डिक्शन। रेंज ऑफ पोएटिक डिक्शन कि काव्य की जो भाषा थी उसका क्या है जो डिक्शन की हम कह सकते हैं काव्य भाषा का दायरा, जो भाषा थी वो बहुत ही ज्यादा है वो डेवलपमेंट करने लग गई थी। द रेंज ऑफ पोएटिक डिक्शन मतलब द रेंज ऑफ डिक्शन द मॉडर्न पोएट्री हैज बीन एक्सटेंडेड इन द इंक्लूड स्पेस वर्ड स्लैंग वर्ड। बहुत ही ज्यादा नए नए जो वर्ड थे वो उस पोएट्री में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है हेल्थी कंपैरिजन अगली रिएक्शन टू द किंग ऑफ पोएटिक कैरेक्टर। अब इसमें क्या था जो किंग था जो एडवर्ड सेकंड हमने देखा विक्टोरियन के बाद किंग था, उनकी जो बुराइयां थी वो हमें इसमें नए नए तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं। मैनफील्ड रोड हिज सॉन्ग अबाउट द डर्ट एंड द ड्रोज द डस्ट एंड द स्कम द अर्थ। इसमें क्या है हमें नए नए जो वर्ड है वो इस पोएट्री के दौरान देखने के लिए मिल जाते हैं। लव ऑफ नेचर इंस्पायर्ड द हिस्ट्री ऑक्यूपेशन विद द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट द मॉडर्न पोएट हैज नो चीज द लव नेचर। अब क्या है लव नेचर को इन्होंने चीज नहीं किया है। इंडीड अ डीप फॉर लव नेचर हैज फाउंड एक्सप्रेशन इन मॉडर्न पोएट्री कि इसके अलावा भी ज्यादा चीज नहीं किया है, ज्यादा क्या है उसे फॉलो नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो मॉडर्न पोएट्री है उसमें लव है वो नेचर के लिए जो लव है वो देखने के लिए मिल जाता है। Our poets have minded horizon to the beauty by describing the loveliness of subject like wildness and wag of nature. However, the attitude of modern poet to nature is different from that
older poets such as Wordsworth and Shelley. वर्ड्सवर्थ एंड शैली की जो पोइट्री थी उसमें जिस तरीके से नेचर को डिस्क्राइब किया गया था उससे कुछ हटके तरीके से, हटके मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से जो है इस पोइट्री में नेचर के लव हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद नेचर पोइट्री ऑफ W.H. डेविस इज सिंपल एंड क्लियर, फुल ऑफ वंडर, अ चाइल्ड लुकिंग आउट ऑन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि हम बात करें जो शैली और वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ही ज्यादा डीप जो है लव शो करते थे, जबकि जो W.H. डेविस है जो W.H. डेविस है वो क्या है मॉडर्न पोइट्री के पोइट थे। उनको क्या एक बच्चे की तरह जिस तरीके से एक बच्चा प्रकृति को देखता है, नेचर को देखता है, वो लव हमें उसे शो करने के लिए जो है वो इस पोइट्री में दिखाई देता है। मूड ऑफ पैसिमिज्म एंड डिसइल्यूजनमेंट, मतलब कि रहस्यवाद और पैसिमिज्म मतलब कि जो रहस्यवाद था और डिसइल्यूजनमेंट जो प्रतीकात्मक मतलब कि जो इल्यूजन थे वो क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। किस तरीके से खत्म हो रहे थे? द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। वी ऑफन कम अक्रॉस अ मूड ऑफ पैसिमिज्म एंड द डिसइल्यूजन इन द मॉडर्न पोएट्री, particularly in the delicately chill a poet of Houseman and then the English poets such as the Wasteland और the Hollow Man। इसके अलावा हमें क्या है जो मतलब रहस्यवाद और प्रकृति को डिसइल्यूजनमेंट है वो इस पोइट्री में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या है जो विषाद और जो काल्पनिकता थी उससे भरी हुई जो पोइम्स है, जैसे कि अगर हम इलियड की बात करें, इलियड के द सॉन्ग ऑफ होमर और रेफ सॉन्ग की कविता है वो बहुत ही ज्यादा इसको शो करती है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न पोइट्री है वो क्या है न्यू और ओल्ड का जो मिक्सर है। और जनवरी 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है उसके बाद ये जो मॉडर्न पोइट्री है वो अपनी जोर जो है वो अच्छे से पकड़ना स्टार्ट करती है। लेकिन अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1892 लेकर 1892 1950 तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। लास्ट के 19th सेंचुरी के लास्ट के दशक मतलब लास्ट के डिकेड और जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के जो दशक थे उनको क्या है हम मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न एज के ड्यूरिंग जो पोइट्री लिखी गई थी उसे हम मॉडर्न पोइट्री के नाम से जानते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हमने डिस्कस किया मॉडर्न पोइट्री को और आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।